तो हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट सुन लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल काफी टाइम से डाउन जा रहा है, इसीलिए इस चैनल को एक्टिव करने के लिए मैं इस चैनल पर बहुत सारी लॉन्ग वीडियोस डालने वाला हूं। और ये सारी लॉन्ग वीडियोस एआई वाली नहीं होंगी, सिर्फ मैं अपने चैनल को एक्टिव करने के लिए कर रहा हूं। मगर उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगेंगी, क्योंकि इनके अंदर मैं बिल्कुल भी लो क्वालिटी की कोई चीज नहीं डालने वाला। और ऊपर से आप लोग जो कमेंट करके सीरीज एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं, वो सीरीजें अब मैं पूरी की पूरी इस चैनल पर कवर करने वाला हूं। उम्मीद है कि आप लोग इसमें मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन ग्रैनी सी को लेकर फौरन से एक टेंपल में आ गया था। वहां पर लॉर्ड ड्रूलाए, जिसे लॉर्ड बुद्धा भी कहा जाता है, वो उन लोगों की हेल्प करने के लिए तो मान जाता है, मगर मोशन वो अच्छी तरह से जान गया था कि लॉर्ड ड्रूलाए उसे उस माउंटेन में स्टे करने के लिए इसीलिए कह रहा है ताकि वो यानकांग किंगडम में उसे वापस जाने ना दे सके। और जब वो लोग माउंटेन से नीचे जाते हैं तो वहां पर मोशन को एक और लड़का दिखाई देता है। ये वही लड़का था जिसके साथ मोशन ने यंग एज में फाइट भी की थी और उसे हराया भी था, मगर वो लड़का अब उसे दोबारा से चैलेंज करना चाहता था। जब दोबारा से उन दोनों के बीच में फाइट होती है तो इस मर्तबा भी वो लड़का हार जाता है और मोशन उसे समझाता है कि तुमने अपने सूत्रा को अच्छी तरह से प्रैक्टिस तो कर लिया है, मगर अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत सारी वीकनेसेस हैं और अपनी वीकनेसेस को तुम फाइट करके ही ठीक कर सकते हो, ना कि सूत्रा को बार बार प्रैक्टिस करने से ठीक कर पाओगे। तुम्हें बाहर निकलकर दुनिया को देखना चाहिए। वो लड़का मोशन की बातों को अच्छी तरह से सुनता है और अब उसे भी समझ में आने लगा था कि शायद वो सही कह रहा है। जिसके बाद मोशन अपने मास्टर के साथ तो वहां से जाता है, मगर यहाँ पर उस यंग लड़के का मास्टर वो आगे आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो छोटा मॉन्क कहता है कि मास्टर मुझे क्या करना चाहिए, मगर उसका मास्टर कहता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, लगता है तुम उस लड़के के बहकावे में आ गए हो। हेवनली डेमोनिक सेक्ट का मास्टर सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो किसी को भी आसानी से बहका सकता है, खासतौर पर तुम्हारे जैसे लो लेवल कल्टीवेटर को बहकाना उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हेवनली डीमन कल्ट सेक्ट के पुराने लीडर ने इस यंग लड़के को अपना नया लीडर क्यों चुना है। लगता है कि वो लोग अपने सेक्ट को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। इस लड़के के अंदर सच में काफी ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। अगर इसकी किस्मत में होगा तो ये लड़का एक दिन एक लॉर्ड ड्रूलाई बन सकेगा। मगर जहां तक बात द ग्रेट बुद्धा की है, वो ज्यादातर सीनियर मा वांगशेन को प्रेफर करते हैं। वो समझते हैं कि नेक्स्ट ड्रूलाई बनने के लिए सबसे ज्यादा जो सूटेबल कैंडिडेट है वो मा वांगशेन है। मगर बदकिस्मती देखो, वांगशेन उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मगर जहां तक बात उस छोटे मॉन्क की होती है, वो अपने मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा था, पर उसका मास्टर उसे फिर से समझाता है कि वो हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक्ट का मास्टर है और उसका काम है लोगों को बहकाना। और मेरे प्यारे डिसाइपल, तुम उसकी बातों में आकर बहक रहे हो। क्या तुम ये बात नहीं जानते कि इस लड़के के यानकांग परसेप्टर के साथ कितने क्लोज रिलेशन है? बस मैं उम्मीद करता हूं कि लॉर्ड बुद्धा इस लड़के को इस माउंटेन में ज्यादा देर तक ट्रैप करके रख सके। इस तरह हम लोग एक तीर से दो शिकार कर पाएंगे। एक तो हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक्ट वो दोबारा से रिवाइव भी नहीं कर पाएगा, और ऊपर से यानकांग वो भी कमजोर पड़ जाएगा। और हम लोग इस लड़के को अपनी धर्मा कल्टीवेशन में लाकर इसके माइंड को भी प्योरीफाई कर देंगे। और अगर ये वाकई में हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लेता है तो ये हमारे थंडर साउंड सेक्ट के लिए एक ब्लेसिंग होगी। जिसके बाद मोशन जैसे ही वहां से आगे जाता है तो वहां पर एक और डिसाइपल उसे आगे जाने के लिए कहता है, और मोशन फिर वहां पर कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है, ओल्ड बुद्धा वो मुझे कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो मुझे खुद ही अलाउ कर रहे हैं कि मैं उनके ग्रेट सूत्रा को परफॉर्म करूं और उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके अपने माइंड को क्लियर करूं। और बुद्धा टाओइज्म के बारे में कहा जाता है कि जो भी शख्स इस टाओइज्म की कल्टीवेशन में 20 हेवनली लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लेता है तो वो एक लॉर्ड बुद्धा बन जाता है, और ग्रैंडपा वांगशेन वो उससे बस एक स्टेप दूर है। यही वजह है कि ओल्ड बुद्धा वो ग्रैंडपा वांगशेन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, और वो चाहते हैं कि ग्रैंडपा वांगशेन उनकी मेंटेलिटी को भी एक्सेप्ट कर ले। जबकि यहाँ पर मोशन वो अपनी बुद्धा कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो उस स्क्रिप्चर के जरिए बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेता है और बुद्धा टाओइज्म के 5th हेवन लेवल में आ जाता है। ये देखकर उसके पीछे खड़ा हुआ वो लड़का भी बिल्कुल हैरान हो जाता है कि इसने इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू कर लिया। इसका मतलब फिर ये होगा कि इस लड़के ने पहले से ही 4 लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर रखा होगा।
इसीलिए आज ये 5th हेवन लेवल में चला गया है। मगर यहाँ पर मोशन वो अपने बारे में कह रहा होता है कि मैं आज भी यान कांग की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि यान कांग ने एक बार में 7 हेवन लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। यहाँ पर ज़ेन कल्टीवेशन की बात हो रही है, इसलिए इसे आप लोग मोशन की अपनी कल्टीवेशन मत समझ लेना। ये ज़ेन कल्टीवेशन है जिसका ताल्लुक बुद्धा टाओइज्म से है। मोशन के वहां से जाने के बाद वो मोंक कह रहा होता है कि ये लड़का तो काफी टैलेंटेड है और इसके टैलेंट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ही जल्दी 20 हेवन लेवल्स को अचीव कर लेगा और नेक्स्ट लॉर्ड रूलाई बन जाएगा। और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा, क्योंकि अगला लॉर्ड रूलाई तो मैं खुद बनूंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से मोशन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि लॉर्ड किन, मैंने आपको अपना ग्रेट बुद्धा सूत्रा भी दिखाया है और उसके साथ साथ मैंने आपको अपना सेक्ट भी घुमाया है। क्या आप बदले में मुझे अपनी डिमोनिक कल्टीवेशन के लिए डिमन स्क्रिप्चर आर्ट दिखाएंगे या नहीं? मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर उस स्क्रिप्चर में ऐसा क्या है। तो मोशन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मेरे सेक्ट में ये स्क्रिप्चर हर किसी को सीखना अलाउड है, कोई भी इसे सीख सकता है। ये कहने के बाद वो अपने डिमोनिक स्क्रिप्चर उसे वहां पर खोलकर दिखाता है, तो वो मोंक भी हैरान हो जाता है और जैसे ही वो उसे रीड करने की कोशिश करता है तो उसे फील होता है कि उस डिमोनिक स्क्रिप्चर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके लिए वो फौरन से अपने गोल्डन लोटस का इस्तेमाल करता है, मगर इतने में मोशन उसे बचाता है और उस स्क्रिप्चर को दोबारा से डीएक्टिवेट कर देता है। ये देखकर वो मोंक कहता है ये तो वाकई में एक डिमोनिक सेक्ट की ही स्क्रिप्चर हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म के कोई भी गॉड ट्रेसेस नहीं है। ये चीज प्योरली एविल है। इस चीज को कोई प्रैक्टिस करेगा तो वो पूरी तरह से पागल ही हो जाएगा, इसीलिए प्लीज इस स्क्रिप्चर को मुझसे दूर हटाओ। ये सुनकर मोशन वो फौरन से अपनी वो स्क्रिप्चर उसके ऊपर से दूर हटा देता है और इतने में अचानक वहां पर एक और मोंक आता है और वो सीनियर चेन से कहता है कि आपको मास्टर ने बुलाया है। वो उसके कान में बहुत सारी बातें बताता है, जबकि यहाँ पर ग्रैंडपा ब्लाइंड वो अपनी लिसनिंग पावर के जरिए उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। और इतने में सीनियर चेन फिर वो उन लोगों से कहता है कि हमें काफी देर हो चुकी है, मेरे ख्याल से आप लोगों को अपने रूम में जाकर आराम कर लेना चाहिए। ये सुनने के बाद मोशन अपने ग्रैंडपा के साथ जैसे ही वहां से जा रहा होता है तो अचानक से ब्लाइंड ग्रैंडपा रुक जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ग्रेट बुद्धा वो अपने उस टावर के पास में मौजूद नहीं है, मैं उन लोगों की आवाजें सुन सकता हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और दोबारा से उन लोगों की आवाजें सुनता है और फिर वो बाकी लोगों को बताता है कि लॉर्ड रूलाई वो अपनी जगह पर नहीं है, लगता है कि शायद वो इस टावर को छोड़कर कहीं और चला गया है। आखिर ऐसा कौन आया है कि जिसकी वजह से लॉर्ड रूलाई खुद उसके पास गए हैं। और वो उन लोगों को जूनियर मॉन्क की बात भी बताता है जो कि अपने सीनियर के कान में कह रहा था। उसने बताया था कि ली टियानजिंग को सप्रेस करने के लिए तुम लोगों से जो कुछ हो सकता है कर लेना। मैं यानकांग किंगडम के प्रिंस से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये बातें सुनने के बाद मोशन कहता है कि आखिर यानकांग किंगडम का प्रिंस वो इस टाइम पे यहाँ पर लॉर्ड रूलाई से मिलने के लिए क्यों आया है। और फिर यहाँ पर ग्रैंडपा वांगशन कहता है कि अगर लॉर्ड रूलाई वहां पर नहीं है तो फिर ली टियानजिंग को वो लोग कैसे सप्रेस करेंगे। तो ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि ली टियानजिंग उस बॉडी के साथ वहां से भाग जाए। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से ली टियानजिंग की तरफ जाते हैं और हमें यहाँ पर उस गोल्डन पगोडा को दिखाया जाता है। उस पगोडा के अंदर बहुत सारी गोल्डन बॉडीज मौजूद होती हैं और सारे के सारे अपने ज़ेन मंत्र का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि वो सब लोग उस ली टियानजिंग को सप्रेस करना चाहते थे। मगर ली टियानजिंग वो अब इतना पावरफुल हो चुका होता है कि अब वो उन मंत्रों से बिल्कुल भी डरने वाला नहीं था, बल्कि अब वो अपने डिमोनिक ओरा के जरिए ही आहिस्ता आहिस्ता उन गोल्डन बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। उसे पता चल गया था कि लॉर्ड रूलाई वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है और वहां पे मौजूद मॉन्क वो उसके मुकाबले के हैं ही नहीं, इसीलिए वो वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और उसकी आवाज की वजह से जितने भी मॉन्क होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। उनके सर में दर्द होने लगता है और वो लोग किसी तरह फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वहां पे मौजूद उनका एक सीनियर मॉन्क भी होता है और वो उन लोगों से कहता है कि जल्दी से इसे सरप्राइज करने के लिए जो कुछ हो सकता है करो, अपने कान बंद कर लो, इसकी आवाज मत सुनो।
और अपने माइंड पे फोकस करो। ये कहने के बाद वो सारे के सारे डिसाइपल फिर एक साथ मिलकर अपनी एनर्जी के जरिए दोबारा से ली टियानजिंग को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मगर अब बात बहुत आगे निकल चुकी थी, क्योंकि ली टियानजिंग पहले ही ग्रैनी सी की बॉडी के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुका था और उसकी पावर भी अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए उसे रोकना मुमकिन नहीं था। सेक्ट की बेल बहुत ही जोर जोर से बज रही होती है, मगर उसके बावजूद भी लॉर्ड ड्रूलाई वहां पर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते पूरा का पूरा हेवनली पगोटा ही सील कर दिया जाता है, मगर अचानक ली टियानजिंग वो पूरे के पूरे पगोटा पर ही अपना कंट्रोल कर लेता है और उसके ऊपर लगी हुई सील को भी हटा देता है और साथ में अपनी डेमोनिक एनर्जी के जरिए इतना जोरदार एनर्जी और रिलीज करता है कि सारे के सारे मॉन्क वहां से दूर जा गिरते हैं। और ग्रैनी सी जैसे ही बाहर आती है तो उसकी खूबसूरती देखने की वजह से बहुत सारे मॉन्क वो तो पागल ही होने लगते हैं और कुछ की तो आंखों से भी खून निकल आता है। और वहां पे मौजूद जो सीनियर मॉन्क होता है वो अपनी आंखें बंद करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, मगर ली टियानजिंग उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है और ग्रैनी सी के प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाती है। वहां कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि उसे रोक सके और ग्रैनी सी बाहर वाले मॉन्क्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है कि बाहर वाली सील टूट जाती है और सारे के सारे डिसाइपल्स भी बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होते हैं। जैसे ही यहाँ पे ग्रैंडपा वांग चेन और ग्रैंडपा ब्लाइंड आते हैं तो वो देखते हैं कि ली टियानजिंग वहां से भाग रहा है, जिस पर वो लोग उससे कहते हैं कि यहीं रुकना, मगर वो नहीं रुकने वाली थी। वो फौरन से वहां से भागती है तो वो लोग उसके पीछे चले जाते हैं और कहते हैं कि हमसे भागकर नहीं जा पाओगी, मगर मोशन वो पीछे रह जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा प्लीज मुझे भी तो साथ ले जाए। पर वो लोग वहां से दूर जा चुके होते हैं, जिसके बाद मोशन कहता है कि मेरे पास अब ग्रैंडपास की सपोर्ट नहीं है, मैं अब यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ। पता नहीं लॉर्ड ड्रूलाई वो हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर को अब थंडर साउंड सेक्ट से बाहर जाने देगा भी या नहीं। ऊपर से थंडर साउंड सेक्ट वो हमारे हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक्ट का दुश्मन है और मैं अपने दुश्मन की टेरिटरी में इतनी आसानी से कैसे घूम पाऊंगा। जबकि हमें वहां पर उसी डिसाइपल चेन को दिखाया जाता है। चेन लॉर्ड ड्रूलाई के पास आता है और उसे बताता है कि ली टियानजिंग वो हेवनली पगोडा से निकलकर भाग गया है और उसने हमारे न जाने कितने ही फेलो डिसाइपल्स को मार दिया है और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हो गए हैं। ये सुनने के बाद लॉर्ड ड्रूलाई के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। ऐसा लग रहा था कि जिससे उसने पहले से ही सब कुछ देख रखा था कि ऐसा होने वाला है। मगर वो उस प्रिंस से कहता है कि अच्छा मुझे अब समझ में आ गया, ली टियानजिंग वो पहले से ही जानता था कि वो मेरे अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए वो मौके का इंतजार कर रहा था। उसके पास अभी भी ऐसी कुछ टेक्निक्स बाकी थी जो कि उसने छुपा रखी थी और सही मौके के इंतजार में आकर उसने अपनी वो टेक्निक्स शो कर दी। वैसे भी अब हम लोग उसे सप्रेस नहीं कर पाए तो अब सेक्ट मास्टर किन से कह दो कि अब वो भी यहाँ से जा सकता है। ये सुनते ही वो यंग प्रिंस कहता है क्या कहा तुमने मास्टर किन? कहीं तुम्हारा कहने का मतलब किन मोशन तो नहीं है जो कि हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक्ट का मास्टर है? तो लॉर्ड ड्रूलाई कहता है कि हाँ वो हमारे सेक्ट में है। ये सुनते ही वो प्रिंस भड़क जाता है और कहता है कि ये वही लड़का है जिसने मेरे नानटुओ पैलेस को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया था। यही वो लड़का है जिसने सेकंड ग्रेट लाइनेज के नानटुओ को भी हरा दिया था। अगर वो आप लोगों के सेक्ट में इस वक्त भी मौजूद है तो उसे यहाँ से जाने मत दो। आप लोग उससे अभी भी अपना बदला ले सकते हो, या फिर आप लोग हमें अलाउ करें तो हम लोग अपने नानटुओ सेक्ट का बदला उससे यहाँ पर ले सकते हैं। उसे मारने का फायदा ये भी होगा कि हम लोग उस ग्रेट डिजास्टर को हमेशा के लिए रिजॉल्व कर पाएंगे। मगर लॉर्ड ड्रूलाई उससे कहता है कि वो यहाँ पर मेरे माउंटेन में मुझसे हेल्प मांगने के लिए आया है और मैं उसकी हेल्प करने के लिए भी तैयार था और मैंने उसे जानबूझकर यहाँ पर रुकने के लिए भी कहा था। किंगडम में होने वाले डिजास्टर्स को लेकर मुझसे बात करना चाहते हो, इसीलिए मैं फौरन से तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर चला आया। मगर तुम तो ऑलरेडी उन सब लोगों से मिल चुके हो ना, तो तुमने उनके अगेंस्ट कुछ भी क्यों नहीं किया? तो वो क्राउन प्रिंस कहता है कि अपने फादर के आगे मैं बिल्कुल पावरलेस हूँ। यही वजह है कि मैं आपसे हेल्प के लिए आपके माउंटेन पर आया हूँ कि आप प्लीज इस मामले में इन्वॉल्व हो जाएं। मगर लॉर्ड ड्रूलाई कहता है कि आपके फादर के पास 9 हेवन ड्रैगन टेक्निक है। इस 9 हेवन ड्रैगन टेक्निक के अगेंस्ट सिर्फ इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो कि सरवाइव कर पाते हैं और उन लोगों में से एक मैं हूँ जो कि उस टेक्निक को बर्दाश्त कर सकता हूँ।
और दूसरी तरफ से वो सीनियर चेन मोशन से कहता है कि लॉर्ड ड्रूलाई ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपको माउंटेन से नीचे माउंटेन गेट तक छोड़ाऊं। जिस पर मोशन कहता है सीनियर चेन इस तकलीफ के लिए मुझे माफ कीजिएगा। वो लोग फौरन से मोशन को अब माउंटेन से नीचे ले जाते हैं, जिसके बाद वो मॉन्क मोशन से कहता है कि लॉर्ड ड्रूलाई ने आपको यहाँ पर रुकने के लिए कहा था। उन्हें मालूम था कि आपने ऑलरेडी हमारे चेन टाओइज्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, मगर उसके बावजूद भी वो आपको यहाँ से सेफली जाने दे रहे हैं। तो मोशन कहता है लॉर्ड ड्रूलाई का दिल बहुत ही बड़ा है और सच में मैं उनके इस एक्ट पर उनकी तारीफ करता हूँ। वो हम लोगों को ऑलरेडी जानते थे कि हम लोग हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट से बिलोंग करते हैं, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी ग्रैनी को हील करने का डिसाइड किया था और मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरी हेल्प करने की कोशिश की। सुनकर वो मॉन्क कहता है अगर वाकई में ऐसा है तो फिर प्लीज आपको भी अपने सेक्ट और हमारे सेक्ट के बीच के डिफरेंस को खत्म कर देना चाहिए और मुझे दोबारा से अपना वो हेवनली डिमोनिक सूत्रा दिखाइए। मैं उसे एक और बार देखना चाहता हूँ। तो मोशन उसे दोबारा से वो डीमन सूत्रा दिखाता है, जिसे देखने के बाद वो उसे रीड करता है और कहता है कि ये सूत्रा सच में काफी खतरनाक है, खासतौर पर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए तो ये बेस्ट टेक्निक हो सकती है। इस टेक्निक के अंदर न सिर्फ डिवाइन बल्कि डिमोनिक मंत्र भी हैं और किसी की जान लेने के लिए ये काफी है, मगर ये कल्टीवेशन मेथड बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड लग रहा है। तो मोशन कहता है कि ब्रदर चेन आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो लड़का फौरन से उस डिमोनिक सूत्रा को एक जगह कलेक्ट करना शुरू कर देता है और कहता है कि जरा इस क्रिएशन डीमन सूत्रा को देखो। इससे साफ पता चल रहा है कि हम किसी की भी स्किन उतार कर उसे अपने मकसद के लिए यूज कर सकते हैं और उनकी लाइफ को और उनकी सोल को हम लोग हमेशा के लिए भी सील कर सकते हैं। वैसे भी अगर हम लोगों को नए कपड़े पहनने हैं तो उसके लिए हम लोग बाजार से बहुत सारे कपड़े खरीद सकते हैं। उसके लिए हमें किसी की स्किन उतारने की क्या जरूरत है? ये मेथड प्योरली एविल मेथड है और तुम कहते हो कि ये एविल नहीं है। ये सुनते ही मोशन अपने क्लीन ड्रैगन के साथ 2-4 कदम आगे जाता है और फिर कहता है कि क्रिएशन टेक्निक्स ये असल में इनर टेक्निक्स हैं, जिसका ताल्लुक इनर कल्टीवेशन के साथ है। इस क्रिएशन टेक्निक के जरिए हम लोग अपनी लाइफ एंड अपनी सोल को अपनी ही बॉडी के अंदर सील कर सकते हैं ताकि बाहर से कोई भी शख्स हमारी सोल और हमारी लाइफ फोर्स को हमारी बॉडी से बाहर ना निकाल सके। इस टेक्निक का मकसद बिल्कुल भी नहीं कि हम लोग किसी की स्किन उतारें या फिर उसकी लाइफ फोर्स को हमेशा के लिए सील कर दें। जहां तक बात अपना भेस बदलने की है या फिर अपनी स्किन चेंज करने की है तो उसके लिए हम लोग अपनी क्रिएशन हेवनली डिवाइन टेक्निक को क्रिएशन स्पिरिट टेक्निक के साथ कंबाइन करते हैं तो उससे भी हम लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये कहते हुए वो अपनी क्रिएशन टेक्निक से एक छोटा सा बर्ड भी क्रिएट करके दिखा देता है, मगर वो सीनियर चेन कहता है कि मास्टर आप लगता है कि अभी भी मुझे समझ नहीं पाए हैं। जरा आप अपनी इस क्रिएशन इनेट टेक्निक को देखिए। इस क्रिएशन टेक्निक को यूज करने के लिए आपने अपनी लाइफ फोर्स को यूज किया है। आप ऐसे मामूली से बर्ड्स को इनेट टेक्निक के जरिए कल्टीवेट करने पर फोर्स कर रहे हैं। ऐसा आप लोग सिर्फ और सिर्फ जवान रहने के लिए करते हैं, मगर कोई शख्स होता है जो कि उनके पीछे होता है और उन पे नजर रखे हुए होता है और वहां पर वो मॉन्क मोशन से कह रहा होता है कि पता नहीं आप लोगों ने अपनी इस क्रिएशन टेक्निक के जरिए कितने ही मासूम जानवरों और परिंदों की जान ली होगी। ये बात सुनकर मोशन कहता है कि मैंने एक छोटे से विलेज के अंदर एक ऐसे एविल कल्टीवेटर को देखा था जो कि छोटे बच्चों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाता था, मगर हम लोगों ने ऑलरेडी उसे मार दिया है। तुम लोगों ने इनेट पावर को अच्छी तरह से समझा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इनेट पावर के जरिए मासूमों को बचाना ही है। ये चीज हमारी सोल को बिल्कुल प्योरीफाई कर देती है और हमेशा एक्सटर्नल फोर्स से हमें बचाती भी है। अगर तुम इस चीज को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को यूं समझना होगा कि जैसे तुम एक छोटे बच्चे हो। तो वो मॉन्क कहता है अच्छा तो फिर मुझे अपनी क्रिएशन अर्थ टेक्निक के बारे में बताओ, क्या वो इविल नहीं है? तुम लोग इस टेक्निक के जरिए सन पावर को और अर्थ से भी फायर पावर को एक जगह इकट्ठा कर लेते हो और किसी भी ह्यूमन बीइंग को जलाकर राख कर देते हो। नहीं, लोगों को जितना ही ज्यादा जलाया जाएगा उनकी स्पिरिट उतनी ही ज्यादा भड़की हुई होगी। ये डिमोनिक फायर अपने आप में ही एक हेल फायर बन जाती है। यही वजह है कि मुझे इस अर्थ ओरिजिन फायर से सख्त नफरत है। मगर मोशन उसे बताता है कि इस टेक्निक में एक वर्ड है जिसे क्रिएशन कहते
देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता जो तुमने कहा है। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी प्रिमोर्डियल स्पिरिट को कल्टीवेट करना होता है ताकि हम लोग उसे अपनी इनेट ट्रू की के साथ कंबाइन कर सके, ताकि हम लोग अपने स्टेट ऑफ माइंड और अपने हार्ट को बिल्कुल प्योरीफाई कर लें, जैसे एक छोटे बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड होता है। हम लोग इसे अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर अर्थ एनर्जी के साथ अपनी प्रिमोर्डियल स्पिरिट को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। जब हम इन्हें कंबाइन कर लेते हैं तो इसके साथ हम लोग फोर्थ क्रिएशन आर्ट को क्रिएट कर लेते हैं। ये कहकर वो उसे एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट करके दिखाता है और कहता है कि मैंने इसी मेथड को यूज करते हुए अपने एम्ब्रियो को कई मर्तबा प्रैक्टिस किया है, तुम चाहो तो तुम भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। पर चैन कहता है नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस इसके बारे में बता रहा था कि इसमें क्या क्या बुराइयां हैं। ये कहने के बाद वो लोग आगे जाते जाते हैं और फिर उस बंदे का दिल चाह रहा था कि वो उसे प्रैक्टिस करे, मगर वो जानबूझकर ऐसा कहता है कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा डेमोनिक है, मैं इसे प्रैक्टिस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसकी तरफ जितना ज्यादा देखता हूँ ये चीज मुझे उतनी ही ज्यादा खतरनाक लगती है। क्या ये टेक्निक तुमने किसी फैमिली से सीखी है जिसे सोंगसान कहा जाता है? तो मोशन उसे कहता है कि नहीं, मैंने ये टेक्निक एक फनरल में सीखी थी। इसे प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पेपर, फिगर और हॉर्सेस का इस्तेमाल किया था। जब हम इसे यूज करते थे तो उस वक्त हम इसे फनरल्स को अच्छी तरह से हैंडल कर पाते थे, क्योंकि वहां पर घोस्ट और डीमंस उस फनरल को अपनी ब्लेसिंग्स देते थे। अगर तुम इस चीज को प्रैक्टिस करना चाहो तो तुम इसे कर सकते हो, पर मेरी मानो तो तुम इसे तभी प्रैक्टिस करना जब तुम्हारा ज़ेन माइंड बिल्कुल क्लियर हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे माइंड पर पूरी तरह से कंट्रोल कर ले। मगर वो चैन कहता है कि मैंने तुम्हें अपना वो सूत्रा प्रैक्टिस करने दिया था, क्या तुम मुझे अपना ये हेवनली डिमोनिक सूत्रा प्रैक्टिस करने नहीं दोगे? तो मोशन कहता है कि ये तो अब तुम पर डिपेंड करता है कि क्या तुम इसे प्रैक्टिस कर पाओगे। ये कहने के बाद हमें उनके पीछे यानकांग किंगडम के उसी सर्वेंट को दिखाया जाता है। वो उनके पीछे मौजूद होता है और उसके साथ कुछ असैसिनेटर्स भी होते हैं। और दूसरी तरफ से हम उस सीनियर चेन को देखते हैं, वो उसी सूत्रा को काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है कि मैंने इसे कंप्लीटली रीड कर लिया है। ये चीज वाकई में क्लासिक डिमोनिक कल्टीवेशन है। और जाते जाते सीनियर चेन फिर मोशन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के लोगों को किसी किस्म की मेंटल पावर की जरूरत नहीं होती। उन्हें कोई भी टेक्निक परफॉर्म करनी हो तो वो उसे बगैर अपनी मेंटल स्टेट को अपग्रेड किए हुए आराम से प्रैक्टिस कर लेते हैं। और क्योंकि वो सारे लोग अपने माइंड की कल्टीवेशन के बगैर ही इन टेक्निक्स को अच्छी तरह से कल्टीवेट कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर कोई भी इन टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकता है। मगर ये टेक्निक्स बगैर स्टेट ऑफ माइंड के बहुत ही आसानी से किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। मगर जहां तक बात हमारे ज़ेन कल्टीवेशन की है तो हम लोग पहले अपने स्टेट ऑफ माइंड को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसके बाद ही कोई टेक्निक परफॉर्म करते हैं। और अगर मैं अपने ज़ेन स्टेट ऑफ माइंड के साथ हेवनली डिमोनिक कल्टीवेशन को मिला दूं तो ये एक परफेक्ट मैच बन जाएगा। ये कहकर वो वहीं पे ही रुक जाता है और फिर मोशन पीछे पलटता है तो वो मोशन से कहता है कि चलो मैं देखना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी डिमोनिक टेक्निक के साथ अपने ज़ेन स्टेट ऑफ माइंड को कंबाइन करूं तो मैं कितना आगे जा सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मास्टर केन इसके लिए मुझे अलाउ करे और मेरी पावर को वेरीफाई करे। ये कहने के साथ उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। तो मोशन वो अपनी डिमोनिक पावर को छोड़कर अपनी बुद्धा पावर को यूज करता है और दूसरी तरफ मॉक यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेशन को यूज कर रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे के मुकाबले के बिल्कुल बराबर आ चुके होते हैं और उनकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। और वो लड़का मोशन को कांटे की टक्कर देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर था और ऊपर से अब डिमोनिक कल्टीवेशन आर्ट को प्रैक्टिस करने की वजह से बहुत ही आगे जा चुका था। पर मोशन अपने फाइटिंग स्किल के मुकाबले में उसे अभी भी उसे सप्रेस कर पा रहा था और उस पर पंचेस की बौछार करते हुए अपना एक पावरफुल पंच उसके मुंह के पास लाकर रोक देता है। उसे लगा कि शायद ये एक फ्रेंडली फाइट है, मगर वो मॉक उस पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दोबारा से मोशन पर अटैक करता है और उस पर एक के बाद एक अटैक करते हुए तो चढ़ ही दौड़ता है, पर मोशन भी अब सीरियस होने लगता है और वो पलटवार करते हुए उस पर एक जोरदार किक दे मारता है। जबकि दूसरी तरफ वो असैसिनेटर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं, मगर उन लोगों को मालूम नहीं था कि मोशन कौन सा है और वो चेन टाओइज्म का वॉरियर कौन सा है। मगर वहां पे मौजूद जो यानकांग सर्पेंट होता है वो उन लोगों से कहता है इन्हें पहचानने का बस एक ही तरीका
गया है, क्योंकि हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट का मास्टर वो अपने डिमोनिक पावर्स को यूज करेगा तो उसके डिमोनिक नेचर को पहचान कर ही उस पर हमला करेंगे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मोशन और सीनियर चेन दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं और ऊपर से उनकी स्पीड और फाइटिंग स्किल्स भी काफी लाजवाब होते हैं, मगर मोशन के पास यहाँ पे हल्का फुल्का एडवांटेज अभी भी होता है और वो अभी भी अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर रहा था, ना ही अभी उसने कोई भी एलिमेंट फॉर्म अपनाया था। उसके बावजूद भी वो अभी तक उस मोंक पर एडवांटेज लिए होता है। जैसे ही वो दोनों ही एक दूसरे पर आकर जोरदार पंच मारते हैं तो यहाँ पर मोशन अपनी ओवरलोड पावर को यूज करते हुए जैसे पुश करता है तो वो उसकी हड्डियां तक तोड़कर रख देता है, जिससे उस मोंक को काफी तकलीफ होती है। मगर वो डिमोनिक स्क्रिप्चर उसके माइंड पर पूरी तरह से हावी हो गई थी और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। ये देखते ही मोशन उसे एक और जोरदार किक मारकर उछालकर दूर फेंक देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो मोंक दोबारा से खड़ा हो जाता है और एक ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करने लगता है, जिस पर मोशन समझ जाता है कि अब ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इतने में अचानक एक नाइफ पीछे से आता है और उसकी गर्दन काट देता है, जिससे उस मोंक का काम वहीं तमाम हो जाता है और मोशन भी बिल्कुल हक्का बक्का खड़ा होता है कि ये सब क्या हुआ। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।